हमारी इमाम। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी केमिस्ट्री बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 है, गैसियस स्टेट के बारे में। चैप्टर का नाम है गैसेस। तो चैप्टर 3 गैसियस स्टेट। बिफोर गोइंग टू इन डिटेल इन दिस चैप्टर, हम गैसियस स्टेट के बारे में डिटेल में जाने से पहले कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं, जिनके बारे में मतलब मिसाल के तौर पर हम पहले भी पढ़ के आए हैं, लेकिन हमें पता है कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर हम उस चीज़ को कहते हैं एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जो चीज़ भी मैस रखती है और जगह है, हम उसको मैटर कहते हैं। हमने मैटर की 4 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे 3 फंडामेंटल स्टेट्स की, 3 फंडामेंटल फॉर्म्स की। वो कौन कौन सी हैं? वो 3 है हमारे पास, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। नंबर 1 गैस, नंबर 2 लिक्विड एंड थर्ड वन इज सॉलिड। गैस जो है ये कॉमन फॉर्म है। कॉमन फॉर्म से मुराद अभी कह लें कि गैसेस जो है ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, कॉमन फॉर्म भी कह सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं गैसेस जो है वो मैटर की सबसे सिंपल फॉर्म है। लिक्विड जो है दे आर लेस कॉमन, ये लेस कॉमन है। लेस कॉमन होने की वजह यह है कि दे एग्जिस्ट इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर से क्या मुराद है उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मिसाल के तौर पर मेरे पास पानी है, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी का 100 डिग्री है। अब 100 डिग्री से अगर टेम्परेचर हम अबव ले जाएं तो जो पानी होगा वो वेपराइज फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। और अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे लेके जाते जाएं, चाहे जितना भी -5, -10, -20, -30, 40 या 50, तो ये हमारे पास पानी सॉलिड फॉर्म में, आइस के फॉर्म में ही होगा। 100 डिग्री से गैसियस फॉर्म में, चाहे 100 हो, चाहे 110 डिग्री हो, 120 डिग्री हो या 150 डिग्री हो, तो ये गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है जो वाटर के लिए लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो है बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रेंज में वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम 100 से ऊपर जाएंगे तो गैस में, अगर हम 0 से नीचे आएंगे तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब एक चीज यहाँ पे और है कि जितने भी मैटर हैं, चाहे गैस है, चाहे लिक्विड है, चाहे सॉलिड है, इट इज मेड अप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या मुराद है? कंस्टिट्यूएंट का लफ्ज़ी मतलब होता है अज्जा, जिससे मिलकर वो बना है। मसलन मेरे पास अगर मैं टेबल सॉल्ट की बात करूं जो हम घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी पार्टिकल से मिलकर बना है। उसमें सोडियम आयन भी है, क्लोराइड आयन भी है। अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूँ तो वो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनी है। अगर मैं हाइड्रोजन के मेरे पास एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है तो मैं कहूँगा इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है। अगर मेरे पास एक बोतल में पानी है तो मैं कहूँगा ये मॉलिक्यूल्स वो वाटर से मौजूद हैं। अब जितना भी मैटर है सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जो मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने की रीज़न क्या है? इनके 3 फॉर्म में जो ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, जिनकी हम बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसमें इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करने की जो रीज़न है वो है इनके पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैस क्यों है? यानी गैस मैटर गैसियस स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है? अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान जिनसे कोई मैटर मिलकर बना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होंगी, नेग्लिजिबल होंगी, तो हम कहेंगे वो मैटर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर मैटर लिक्विड फॉर्म में है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमीडिएट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, इंटरमीडिएट मौजूद है, तो हम कहेंगे जो मैटर है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग है तो हम कहेंगे जो हमारा मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि गैस के पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर। लिक्विड के पार्टिकल्स जरा करीब करीब है, क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस से ज़्यादा होती हैं लेकिन सॉलिड से कम होती हैं, जबकि सॉलिड के दरमियान बहुत क्लोजली टाइटली पैकिंग है। इसका मतलब है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और जो मोस्ट ऑफ द मैटर हमारे इर्द गिर्द है वो सॉलिड फॉर्म में, इसलिए हम इसको बोलते हैं सॉलिड इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर।
इसके बाद हम चलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों की हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। वन बाय वन हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वॉल्यूम। देखें, जो गैस है उसका कोई फिक्स या डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। फिक्स या डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होने से मतलब क्यों नहीं होता? इसलिए ये जिस भी इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। आप गैस को जिस भी बर्तन में डालेंगे ये उस बर्तन का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, यानी जितनी जगह गैस को अवेलेबल है ये सारी की सारी वो जगह ऑक्यूपाई कर लेगी। तो हम कहते हैं गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, जबकि लिक्विड और सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम होता है ड्यू टू देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स शेप। गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लिक्विड की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ये जिस बर्तन में होते हैं उसी बर्तन की शेप ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब अगर आपने एक लिक्विड लिया है और आपने उसे एक गिलास में पानी डाला है तो ये गिलास की शेप ले लेगा। अगर आप उसी पानी को अगर आप एक बोतल के अंदर डाल देते हैं तो ये उस बोतल की जगह ले लेगा। यानी जिस बर्तन में आप इनको डालते हैं उस बर्तन की जो शेप होती है वही गैस या लिक्विड की शेप। जबकि सॉलिड जो है इसकी डेफिनेट शेप होती है। मसलन अगर मैं NaCl की बात करूँ, मैं डायमंड की बात करूँ, ग्रेफाइट की बात करूँ, ये जितने भी सॉलिड हैं ये सारे के सारे डेफिनेट फॉर्म में, डेफिनेट शेप में एग्जिस्ट करते हैं। तीसरी है डेंसिटी। डेंसिटी हमें पता है, इसका फार्मूला होता है D = m/v। अब गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, तो डेंसिटी जो है वो गैसेस की बहुत ज्यादा लो होती है। लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से ज्यादा होती है। कैसे? मसलन अगर मेरे पास पानी वेपर फॉर्म में है और एक पानी मेरे पास एक बर्तन है पानी लिक्विड फॉर्म में, तो जो लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है उसकी डेंसिटी वेपराइज फॉर्म से 1000 टाइम्स ज्यादा होती है। तो जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी गैसेस से ज्यादा होती है और सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस में नेग्लिजिबल होती है, लिक्विड में ग्रेटर देन गैसेस, इसलिए हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट। और सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग। डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन होती है कि फैल जाना। मसलन जिस तरह आप एक परफ्यूम या बॉडी या रूम फ्रेशनर को रूम में स्प्रे करते हैं तो वो चंद ही सेकंड्स में, चंद ही लम्हों में वो जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो डिफ्यूजन को हम कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस या इंटरमिक्सिंग, मिक्स हो जाना। तो डिफ्यूजन जो है ये गैसेस में प्रेजेंट होती है और बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। लिक्विड में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन लिक्विड में जो डिफ्यूजन है ये गैसेस की कंपैरेटिव थोड़ा सा कम है। गैसेस में सबसे ज्यादा आसान होगी, यानी लिक्विड और गैसेस दोनों में ही होती है, लेकिन लिक्विड में गैसेस की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल होती है, गैसेस में बहुत ज्यादा आसान होती है और ये बहुत। जबकि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन का फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। डिफ्यूजन फिनोमेना, सॉलिड डज नॉट शो फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड जो है वो डिफ्यूजन का फिनोमेना शो नहीं करते क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर पाते। एफ्यूजन की बात करें, एफ्यूजन होती है किसी टाइनी होल से 1 by 1 मॉलिक्यूल का एस्केप आउट कर जाना। अब एफ्यूजन जो है ये गैसेस में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन लिक्विड में या सॉलिड के अंदर जो है ये प्रेजेंट नहीं होती। तो डिफ्यूजन का फिनोमेना सिर्फ गैसेस में होता है, सॉलिड और लिक्विड में नहीं होता, और डिफ्यूजन का फिनोमेना गैस में और लिक्विड दोनों में होता है, सिर्फ सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो आप ये देखें, जिस तरह हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, फार्दर अपार्ट है, तो इसलिए इनके दरमियान जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ज्यादा स्पेस होने की वजह से जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड जो है वो बहुत मुश्किल से कंप्रेस होते हैं, यानी उनको डिफिकल्ट टू कंप्रेस, इनको कंप्रेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट सॉलिड के बराबर होती है या सॉलिड से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। और अगर हम बात करें सॉलिड की तो दे आर नॉट कंप्रेसिबल। मसलन अगर आप एक वुडन बॉक्स लें, लकड़ी हो या कोई मेरे पास ये मार कर अगर मैं इसको दबाना चाहता हूँ तो मैं इसको कंप्रेस कर नहीं पाऊंगा। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट है? देखें, गर्म करने पर गैसेस एक्सपैंड करती है, दे एक्सपैंड ऑन हीटिंग। अब लिक्विड और सॉलिड एक्सपैंड ये भी करते हैं क्योंकि चीजें गर्म करने में फैलती हैं, लेकिन नॉट एप्रिशिएबल।
हम लिक्विड या सॉलिड को अगर मेल्ट करेंगे तो वो एक्सपेंशन होगी, लेकिन हमें नॉट एप्रिशिएबल नहीं होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जब हम गैस को हीट करेंगे तो गैस की जो एक्सपेंशन होगी वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएबल, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। तो गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एज मोर एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। कुलेयन, अब गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में टकराते हैं, कंटेनर के वॉल से भी टकराते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, इसलिए हर टाइम ये रैंडम मोशन में होते हैं। तो गैस जो कुलेयन का फिनोमेना है वो गैसेस कुलेयन शो करती है। गैसेस कुलेयन जो है वो गैसेस में प्रेजेंट होती है, ये आपस में भी टकराते हैं, कंटेनर के वॉल से भी टकराते हैं और प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं। इसी तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में भी कुलेयन होती है, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में जो कुलेयन है यानी मॉलिक्यूल्स की आपस में जो कुलेयन है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करते, तो कुलेयन जो है वो सॉलिड में एब्सेंट होती है। मोशन की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल तीनों किस्म की मोशन शो करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन शो करते हैं, लेकिन हम इसके साथ एक वर्ड यूज करते हैं रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड क्यों? ये फ्रीली और ये रिस्ट्रिक्टेड इसलिए कि कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर यानी गैस से ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड में तो होती हैं। ये जिस तरह हमने कहा कि इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से जो ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन होती है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल मोशन तो एग्जिस्ट नहीं करती है, सच ओनली वाइब्रेट, ये अपने मीन पोजीशन के राउंड अबाउट सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स की कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, ये प्रेजेंटली मूव कर रहे हैं कि ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होती। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रोज में अरेंज होते हैं, लेकिन डेफिनेट पैटर्न में ये अरेंज नहीं होते, जबकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो एक डेफिनेट शेप में एग्जिस्ट करते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है। अगर हम जॉन थॉम्सन इफेक्ट की बात करें, जॉन थॉम्सन इफेक्ट ये होता क्या कि अगर हमारे पास कोई गैस हो जो हाईली कंप्रेस स्टेट में और हम उसको अलाउ करें सडन एक्सपेंशन, तो गैस कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, कूलिंग का फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। तो जॉन थॉम्सन इफेक्ट का जो फिनोमेना है वो गैसेस में मौजूद होता है, जबकि लिक्विड और सॉलिड दोनों में ये फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम लिक्विड और सॉलिड को एज सच कंप्रेस नहीं कर सकते जिस तरह हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो गैसेस में हमारे पास एयर है, मीथेन है, किसी कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये सारी एग्जांपल गैसेस की हैं। लिक्विड की बात करें तो अल्कोहल है, ऑयल है, वाटर है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये सारे लिक्विड हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो डायमंड है, सॉल्ट है, ये सारे के सारे सॉलिड के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन जो कि मैटर और मैटर की तीन जो फंडामेंटल फॉर्म्स थी उनके बारे में। अब हमने जो नेक्स्ट इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमने डिटेल में गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है कि गैसियस का बिहेवियर क्या होता है, गैस के लॉज कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में नेक्स्ट इस चैप्टर में पढ़नी है। लेकिन उससे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पर प्रेशर के बारे में कि यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या होते हैं, कि प्रेशर क्या होता है, क्योंकि प्रेशर जो है ये एक बड़ा फंडामेंटल फिनोमेना है गैस को समझने के लिए। तो हम यूनिट्स ऑफ प्रेशर पहले हम डिस्कस करेंगे। यूनिट्स ऑफ प्रेशर में अगर हम बात करें तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर हमें पता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की, प्रेशर होता क्या है। हम बेसिकली प्रेशर को कहते हैं प्रेशर इज अ फोर्स, प्रेशर एक फोर्स है। क्या फोर्स है? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका फार्मूला हम लिखते हैं P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A, फोर्स पर यूनिट एरिया, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A।
इसमें हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाई सेवन 760 millimeter of mercury column या 76 सेंटीमीटर of mercury column at sea level 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सतह समंदर पर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम जितनी फोर्स एक्सर्ट करता है, जितना प्रेशर लगाता है, हम उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एक चीज याद रखें, हमने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सरफेस लेनी है वो एट सी लेवल लेना है। सी लेवल को स्टैंडर्ड इसलिए लिया जाता है कि दुनिया में जो 7 समंदर हैं, सारे समुद्रों का लेवल पूरी दुनिया में एक जितना है। यानी समुद्रों का जो लेवल है, 7 समंदर वो एक जितने लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। ये एक अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसने 7 समंदर का जो लेवल है वो एक जितना रखा है। इसलिए हम यहाँ पर सी लेवल ही लिखते हैं। इसलिए सी लेवल को मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि सतह समंदर पर 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम जितनी फोर्स एक्सर्ट करता है, हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। अब हमने बात करनी है यूनिट्स ऑफ प्रेशर की, या हम पहले बात कर लेते हैं हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर हम ऐसे करते हैं कि सपोज कर लें कि हमारे पास यहाँ पे एक ट्रे है, इस ट्रे के अंदर हमारे पास यहाँ पे मरकरी है और एक हमारे पास कॉलम है जिसकी हाइट 100 सेंटीमीटर की और हमने इसको मरकरी से फिल कर दिया। इसका एक एंड ओपन है और एक एंड इसका क्लोज है। हमने इसको इन्वर्ट करके यहाँ पे रखना है। जब हम इसको ट्रे में इन्वर्ट करके रखेंगे तो हम एक चीज देखने को हमें एक चीज ऑब्जर्व होगी कि इस कॉलम से मरकरी जो है वो यहाँ पर ट्रे में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। जब कॉलम से मरकरी ट्रांसफर ट्रे में होना शुरू हो जाएगा तो यकीनन मरकरी का लेवल जो है वो इस कॉलम में डिक्रीज करेगा। तो 76 सेंटीमीटर क्यूब 76 सेंटीमीटर पे पहुंच के मजीद ये लेवल रुक जाता है, यानी यहाँ पे ये कॉलम मरकरी का स्टैंड कर जाता है। यहाँ से मजीद जो कॉलम इस कॉलम से इस क्यूब से मरकरी मजीद इस ट्रे में ट्रांसफर होना बंद हो जाता है, यानी मजीद हम इस हाइट में चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिलती। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जितनी फोर्स ये एयर लगा रही है वो फोर्स बराबर हो गई है इस फोर्स के जो है 76 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम लगा रहा है। अब चूंकि दोनों फोर्सेस बराबर हो गई है तो हम कहते हैं ये दोनों फोर्स बराबर है, तो हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम सतह समंदर के ऊपर एक्सर्ट करता है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो जब हम 76 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो हम कहते हैं 760 मिलीमीटर मरकरी या 76 सेंटीमीटर मरकरी जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। 4 तरह के यूनिट हमने पढ़ने हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो 1 बाय 1 हम सारे यूनिट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमने यूनिट पढ़ना है वो पढ़ने हैं कॉमन यूनिट्स। कि कॉमन यूनिट्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेशर के कॉमन यूनिट्स क्या हैं? तो कॉमन यूनिट्स हमारे पास 2 होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी और दूसरा जो कॉमन यूनिट्स हमारे पास है वो होता है टॉर। याद रखें, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो 1 टॉर के इक्वल होता है। और प्रेशर को हम यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं एटीएम में, तो हम कहते हैं जो 1 एटीएम है ये बराबर होता है 760 टॉर के और ये बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो हमने 4 तरह के मैंने आपको बताया यूनिट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने देखे कॉमन यूनिट्स। अब हम चलते हैं इसके एसआई यूनिट्स की तरफ कि
प्रेशर के SI यूनिट्स कौन से हैं? SI से मुराद सिस्टम इंटरनेशनल में से कौन से यूनिट्स हैं? तो जो प्रेशर के SI यूनिट्स हैं वो हमारे पास दो हैं, एक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक हम कहते हैं पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये 1 पास्कल के ही इक्वल होता है। तो 1 ATM जो है ये बराबर होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। और अगर हम इसको किलो पास्कल में चेंज करें तो 1000 पे इसको डिवाइड करते हैं तो 101.325 किलो पास्कल। अब देखिए ये वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया। अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा कि P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A। देखिए F हमें पता है बराबर होता है W विच इज इक्वल टू mg। तो मैं इसको mg डिवाइडेड बाई A लिख दूं। अब यहाँ पे m से मुराद है मैस ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर का मैस कैलकुलेट किया गया है वो है 10,339.3 किलोग्राम, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.8 के साथ। और एरिया हमें पता है सिस्टम इंटरनेशनल में एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फोर्स का जो यूनिट है ये हमारे पास आंसर आ जाता है क्या 10,339.3 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 101,325 न्यूटन। ये हमारे पास आंसर। अब ये वाली वैल्यू फोर्स जो हमारे पास F की वैल्यू ये आई है ये हम यहाँ पर करते हैं। तो P विल बी इक्वल टू 101,325 न्यूटन और एरिया पर मीटर स्क्वायर तो 1 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास जो तीसरी तरह के यूनिट्स हैं ये तीसरा कि इंजीनियर कौन सा यूनिट यूज करते हैं। इंजीनियरिंग वर्क में हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? यूनिट्स विच आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग वर्क्स। अगर हम इंजीनियरिंग वर्क्स के यूनिट की बात करें कि हम इंजीनियरिंग में कौन से यूनिट्स यूज करते हैं तो इंजीनियरिंग वर्क्स तो हम यूनिट यूज करते हैं साई बोलते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और 1 ATM जो होता है ये बराबर होता है 14.7 साई। और आखिर पे अगर हम बात करें कि जो लास्ट पे चौथे यूनिट्स के मेटीरियोलॉजी महकमा मौसमियात वाले जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं महकमा मौसमियात वाले हैं वो कौन से यूनिट मेजर करते हैं? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा मेजर करते हैं बार या मिली बार। मेट्रोलॉजिकल यूनिट जो है जो महकमा मौसमियात वाले यूज करते हैं बार या मिली बार। और 1 ATM जो होता है ये बराबर होता है 1013.25 मिली बार। और या 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार। इसी तरह जब हम ये इक्वेशन 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 101,325 पास्कल, 14.7 साई पॉइंट 1013.25 मिली बार या 1.01325 बार।